हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल एजुकेटेड ब्रदर में। दोस्तों, हम सीटेट प्रीवियस ईयर का सीरीज लेकर के आए हैं और यह वीडियो उस सीरीज का पहला वीडियो है। इस सीरीज में हम बात करेंगे सीटेट प्रीवियस ईयर, खास करके पेडागोजी और सीडीबी के क्षेत्र में जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग 8 जनवरी 2022 को सीटेट में हुए सीडीपी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग जो है यहाँ पर देखने वाले हैं। जैसा कि आपको मालूम होगा कि सीटेट में जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खास करके पेडागोजी और सीडीपी के लिए जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर आप देखिए, इसका पहला क्वेश्चन जो 2022 8 जनवरी को पूछा गया था सीडीपी में। तो इस वीडियो में हम लोग टोटल 30 क्वेश्चन, जो कुल 8 जनवरी 2022 को जो 30 सीडीपी पूछा गया था, सारे के सारे 30 क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, ताकि 2024 में जो सीटेट का एग्जाम है, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हल करते हैं तो आपके लिए काफ़ी आसानियां होंगी। तो चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, विकासात्मक परिवर्तन क्या है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है आपको। अब चलिए देखते हैं कि विकासात्मक परिवर्तन किसे कहते हैं, क्या होता है। पहला है, सभी संस्कृतियों के बच्चों में सार्वभौमिक गति से होते हैं। तो यहाँ पे जो देखते हैं, यहाँ पे विकास जो है, क्या सभी संस्कृतियों के बच्चों में सार्वभौमिक गति से होते हैं? तो बिल्कुल भी नहीं। अलग अलग संस्कृतियों के बच्चों में, अलग अलग समाज में जो है विकासात्मक परिवर्तन जो है अलग अलग ढंग से यहाँ पर होते हैं। तो इस हिसाब से जो है इस ऑप्शन जो है छट गया। मध्य बाल अवस्था तक बहुत तेजी से गति होते हैं और फिर रुक जाता है। ये विकासात्मक परिवर्तन की बात कर रहा है कि मध्य बाल अवस्था में बहुत तेजी से होता है, उसके बाद रुक जाता है। जी नहीं, हमेशा के लिए ये नहीं रुकता है। तो इस हिसाब से जो है यहाँ पर यह गलत हो जाएगा। हमेशा एक रैखिक तरीके से होते हैं। देख लीजिए, हमेशा, कुछ, सभी और कभी नहीं, इस तरह का जो वर्ड होता है वह सीटेट के जो पेडागोजी और सीडीपी होते हैं उसमें जो है यह निगेटिव, नकारात्मक वर्ड माने जाते हैं 99%। तो यहाँ पर जो है हमेशा एक रैखिक दिशा में होते हैं, मतलब कि जो विकास होता है तो क्या वो हमेशा एक ही दिशा में होता है? एक ही दिशा में नहीं, बल्कि बहुआयामी यहाँ पर होता है। तो उस हिसाब से जो है ये भी ऑप्शन गलत हो गया। चौथा ऑप्शन हम लोग देखेंगे, वंशानुगत कारकों और पर्यावरणीय प्रभावों के परस्पर की प्रक्रिया है। तो बिल्कुल सही। जो विकास होता है वह वंश पे तो डिपेंड करता ही, और खास करके हमारे पर्यावरण पर जो है काफी प्रभाव जो है यहाँ पर डालता है। तो इस हिसाब से जो है चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए, खाली जगह दिया हुआ है और लिखा हुआ है, स्थूल गत्यात्मक चालन कौशल का उदाहरण है, जबकि डैश में सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल की आवश्यकता होती है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, सभी में 2-2 ऑप्शन इसलिए हैं, 2-2 वर्ड इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पे 2 फिल इन द ब्लैंक्स है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। एक बात आप जान लीजिए कि स्थूल गत्यात्मक में जो होता है वह हमारे बॉडी के बड़े हिस्से जो है संपर्क में आते हैं, और सूक्ष्म गत्यात्मक में जो क्या होता है कि हमारे बॉडी के जो है छोटे छोटे जो पार्ट्स होते हैं, सूक्ष्म पार्ट्स होते हैं, वह हमारे बॉडी किसी काम में हिस्सा लेता है। तो उसी हिसाब से हम लोग देखिए, तो यहाँ पर देखिए, भागना और चित्र बनाना। क्या भागना स्थूल गत्यात्मक है? हम बताएं कि स्थूल गत्यात्मक में क्या होता है कि बड़े हिस्से संपर्क में आते हैं। तो देखिए, जब हम लोग भागते हैं तो हम लोग, हमारा पैर भी इस्तेमाल में आ जाता है और हमारा हाथ भी इस्तेमाल में आता है और लगभग बॉडी जो है मोशन में रहता है। तो ये इस तरह का जो है गत्यात्मक जो है स्थूल गत्यात्मक में शामिल होता है। तो भागना क्या है? स्थूल गत्यात्मक बिल्कुल सही है। अब देखिए, चित्र बनाना। चित्र जब भी बनाता है तो पेंसिल पकड़ेगा या कलम पकड़ेगा या फिर ब्रश पकड़ेगा, तो उसमें क्या होता है, सिर्फ उंगलियों से ही पकड़ा जाता है। इसमें बहुत बड़ा भाग क्षेत्रफल हमारा बॉडी का इस्तेमाल नहीं होता है। तो चित्र बनाना जो है वह सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है। तो इस हिसाब से पहला तो सही ऑप्शन यहाँ पर लग रहा है। आगे हम लोग देखते हैं। देखिए, निचोड़ना और चलना। तो देखिए, निचोड़ना तो छोड़ दीजिए, चलना पे हम लोग अगर बात करें तो चलने के लिए हमारा पैर और पूरे बॉडी जो है कहीं ना कहीं संपर्क में आता है। तो चलना जो है वह सूक्ष्म में कभी नहीं होगा, क्योंकि सूक्ष्म में ऐसा होता है जो हमारे बॉडी के सिर्फ थोड़े से पार्ट जो है इस्तेमाल में आते हैं, बाकी नहीं, और भी बड़े बड़े पार्ट्स, छोटे छोटे पार्ट्स, और स्थूल में बड़े बड़े हमारे बॉडी के पार्ट्स जो है इस्तेमाल में आते हैं। लेकिन चलना यहाँ पे दूसरा पे आ गया और सूक्ष्म गत्यात्मक पूछ दिया, तो सूक्ष्म गत्यात्मक चलना नहीं होगा। तो चलिए ये भी हो गया हमारा ऑप्शन गलत। पकड़ना, किसी भी चीज को हम पकड़ते हैं, चाहे पेंसिल हो, अगर हम छोटी चीजों को पकड़ रहे हैं जैसे कि पेंसिल या पेन, तो हमारे उंगलियों का इस्तेमाल होता है, जो कि पकड़ना जो है वो सूक्ष्म में आ जाएगा। लेकिन जब हम बड़े चीजों को पकड़ते हैं, बड़े बक्से वगैरह को पकड़ते हैं, डिब्बे वगैरह को पकड़ते हैं, तब हमारा पूरा हाथ इस्तेमाल होता है और बॉडी भी हमारा इस्तेमाल होता है। इस हिसाब से पकड़ना जो है स्थूल और सूक्ष्म में दोनों हो जाएगा, जब तक ये ना कहा जाए कि क्या पकड़ रहा है। तो इस हिसाब से जो है इस ऑप्शन भी जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि इसी
अभी क्लियर नहीं किया है। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चौथा ऑप्शन भी देख लीजिए, आड़ी तिरछी रेखाएं बनाना। आड़ी तिरछी रेखा जब भी बनाएगा वो पेंसिल, पेन या फिर ब्रश से बनाएगा, तो यह जो है स्थूल में कभी हो ही नहीं सकता है, बल्कि ये जो है सूक्ष्म में हो जाएगा। और जो कि पहला ऑप्शन दिया हुआ है इसके लिए, तो ये तो नहीं हो जाएगा, तो उस हिसाब से ये भी आंसर गलत हो जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ पहला सही है। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा बच्चा मध्य बाल अवस्था में होगा। मध्य बाल अवस्था आपको बता दें कि 6 साल से लेकर के 12 साल तक के बच्चों को जो है वह मध्य बाल अवस्था कहा जाता है। अब इसी हिसाब से देखिए कि कौन सा यहाँ पर जो है चारों ऑप्शन में जो है मध्य बाल अवस्था में है। तो एक बच्ची जिसने अभी सामाजिक संदर्भों में नकल करना शुरू किया। यहाँ पे देखिए अभी नकल करना शुरू किया है। नकल जो है वह 0 से जब 2 साल का रहता है बच्चा, उसी वक्त से जो है शुरुआत से ये जो है वह अपने गार्जियन, अपने माँ बाप को नकल करना और सीखना और पकड़ना सीख जाता है। तो ये जो है मध्य बाल अवस्था के लिए ये ऑप्शन नहीं है, इस हिसाब से ये ऑप्शन गलत है। एक बच्ची जो अमूर्त विचारों को आसानी से पालन करता है। देखिए 6 से 12 साल के बच्चा में इतना ही बड़ा यह नहीं हो जाता है कि वह अमूर्त विचारों को जो है वह सोच सके, तो इस हिसाब से जो है यह गलत हो जाएगा। अगर यहाँ पर यह मूर्त दे देता तो यह सही हो सकता था। तीसरा ऑप्शन हम लोग देखते हैं, एक बच्ची जो सकारात्मक खेलों में शामिल नहीं हो सकती है। नहीं बल्कि वह हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती? सकारात्मक खेलों में वो शामिल हो सकती है। यहाँ पर जो है नेगेटिव बातें कह करके जो है यहाँ पर ऑप्शन को गलत कर दिया। तो चौथा ऑप्शन है, एक बच्ची जो तार्किक रूप से जो है तर्क कर सकती है, बिल्कुल तर्क कर सकती है और संरक्षण कर पाती है। एक बात याद रखिए कि जो बच्चा मध्य बाल अवस्था में होता है वह तर्क चीजों में करना सीख जाता है, मूर्त चीजों में। जैसे कि एक ईंट ले लिया और एक लोहे का गोला ले लिया, जो कि ईंट का साइज बड़ा है, आयतन बड़ा है, और लोहे का आयतन कम है, लेकिन दोनों वजन में जो है वह सेम है। तो यहाँ पर आपको वो जो है समझ, यहाँ तक तो वह तर्क करना सीख जाता है कि यह बड़ा जरूर है, इसका आयतन जरूर बड़ा है, लेकिन लोहे का जितना इसका भार नहीं हो सकता है। ये इस तरह का जो है वह 2 चीजों में तर्क करना सीख जाता है। तो चलिए इस हिसाब से जो है चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कथन और कारण है। यहाँ पर देखिए पहला जो है कथन दिया हुआ है कि बच्चे सर्वप्रथम अपने परिवार में व्यवहार के तरीके सीखते हैं और मूल्यों और जीवन के मानदंडों को जानते हैं। तो देखिए तर्क जो अभी जहाँ पे कथन दिया हुआ है वो पूरी तरह सही दिया हुआ है। बच्चे जो होते हैं वह सबसे पहले अपने परिवार में ही व्यवहार के तरीके सीखते हैं, कैसे रहना है, खाना है, समाज के साथ कैसे जिंदगी व्यतीत करना है। सबसे पहले जो है वह अपने परिवार वालों से ही सीखता है। यहाँ पर देखिए परिवार बच्चों के समाजीकरण का एक द्वितीय कारण है। जी नहीं, जो परिवार होता है वह बच्चों में समाजीकरण के लिए वह प्राथमिक अभिकारक होता है, द्वितीयक नहीं बल्कि प्राथमिक। तो इस हिसाब से ये गलत हो जाएगा और ये सही हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि ऑप्शन क्या कहता है। कह रहा है यहाँ पर कि ए और आर जो है वह दोनों सही है और आर सही का व्याख्या करता है। तो बिल्कुल नहीं, ए और आर जो है दोनों सही नहीं है, बल्कि सिर्फ ए सही है और आर गलत है। तो उस हिसाब से ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, लेकिन देखिए दोनों सही है तो हो ही नहीं सकता है कि वह दोनों सही हो, क्योंकि सिर्फ एक सही है। यहाँ पे देखिए ए सही है लेकिन आर गलत है, बिल्कुल सही। यहाँ पर ये ऑप्शन सही हो सकता है क्योंकि ए सही है और आर गलत है। ए और आर दोनों गलत है, बिल्कुल ये नहीं होगा, दोनों गलत नहीं है बल्कि एक सही है। तो यहाँ पर देखिए ए सही है लेकिन आर गलत है, ये आंसर सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही मिलान है। देखिए यहाँ पर जो है यह मिलान दिया हुआ है कि शेष अवस्था में बच्चा, यहाँ पे देखिए यह इसके सामने जो है एरो दिया हुआ है, क्या ये सही मिलान है। यहाँ पर देखिए तो शेष अवस्था में जो बच्चा होता है तर्क को लागू करता है और अनुमान लगाने में सूक्ष्म होता है, बिल्कुल नहीं। शेष अवस्था जो होता है सबसे प्रारंभिक अवस्था होता है और इसमें वो तर्क कहाँ से कर पाएगा। तो ये आंसर जो है वह पूरी तरह से गलत हो जाएगा। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा जो है निगमनात्मक व तार्किक सोच को जो है प्रारंभ कर देता है, तो ये भी जो है यहाँ पर आंसर नहीं हो जाएगा। अगला हम लोग ऑप्शन देखते हैं, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा जो है वर्गीकरण व संरक्षण कर पाता है। बिल्कुल, जब बच्चा जो है मध्य बाल अवस्था में होता है तो मूर्त चीजों को जो है वह वर्गीकरण और उसको संरक्षण करना जो है यहाँ पर सही जो है संरक्षण कर पाता है और पूरी तरह से वो कर पाता है। तो इस हिसाब से ये ऑप्शन बिल्कुल अभी सही है। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा अनुकरण की शुरुआत और कल्पनात्मक खेल करना शुरू कर देता है। तो यहाँ पे देखिए अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में नहीं बल्कि मूर्त अवस्था में जो है ऐसा करना वो चालू कर देता है। तो इस हिसाब से जो है यह गलत हो जाएगा। यहाँ पर जो है सही आंसर जो हो जाएगा वह 3 हो जाएगा। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास
विकास के सिद्धांत के अनुसार स्वयं व पर्यावरण के बीच संतुलन की खोज की प्रक्रिया क्या कहलाती है? देखिए यहाँ पर स्वयं व पर्यावरण के बीच की संतुलन की खोज की प्रक्रिया जो कहलाती है वह कहलाती है आपको समीकरण, जो है पहले ही ऑप्शन में यहाँ पर दे दिया है। तो आप याद रखिएगा कि पियाजे के सिद्धांत के अनुसार स्वयं व पर्यावरण के बीच जो संतुलन की प्रक्रिया जो होती है, जो बनती है, खुद और जो है पर्यावरण के बीच जो है अटैचमेंट जो हमारा होता है उसको क्या कहते हैं? समीकरण यहाँ पर हम लोग कहते हैं। तो इस हिसाब से जो है यहाँ पर पहला ही ऑप्शन जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन ले वाइगोत्स्की के बच्चों के बारे में विचार को सही प्रकार से दर्शाता है? तो ले वाइगोत्स्की के बच्चों के विचार के बारे में यहाँ पर हम लोगों को पकड़ना है। तो वाइगोत्स्की ने सुझाव दिया कि बच्चों में बहुत सी क्षमताएं होती है जिनमें वे कार्य शामिल है जिन्हें जो सहायता के साथ कर सकते हैं। बिल्कुल यह सही है हम लोग, लेकिन आगे और भी देखते हैं। वाइगोत्स्की बच्चों को एक कोरा कागज के रूप में देखते हैं। देखिए वाइगोत्स्की जो है कोरा कागज के रूप में देखते हैं, ऐसा नहीं है। वाइगोत्स्की के अनुसार जो है बच्चे के अंदर जो है कई तरह की टैलेंट शुरू से होती है, बस उनको जो है पाड़ की जरूरत होती है। अगर हम उन्हें पाड़ दे दें तो वो हर काम को कर सकते हैं। लेकिन ये जो कथन है कि वाइगोत्स्की बच्चों को एक कोरा कागज के रूप में देखता है, यह जॉन लॉक का कहना है। इस बात को आप याद रखिएगा, वाइगोत्स्की का नहीं। इस हिसाब से ये तो गलत हो जाएगा। फिलहाल ऑप्शन नंबर 1 सही चल रहा है। यहाँ पे देखिए वाइगोत्स्की ने प्रस्तावित किया कि बच्चे वयस्कों की तुलना में मात्रात्मक रूप से कम सोचते हैं। जी बिल्कुल नहीं, मात्रात्मक रूप से कम नहीं सोचते हैं बल्कि सेम सोचते हैं। ये बात को आप याद रखिए। वाइगोत्स्की ने बच्चों की क्षमताओं को बहुत कम आंका, जी नहीं, यहाँ पर जो है बच्चों को ही यह सबसे बड़ा जो है सुपर पावर रखा है। किसने? वाइगोत्स्की ने ही। उस हिसाब से जो है यहाँ पर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। एक शिक्षिका किस संरचना का इस्तेमाल करती है जब वह एक बच्ची की जिग्सा पहेली बनाने में मदद कर रही है? देखिए कोई पहेली है जिग्सा जो टीचर अपने बच्चों को जो है मदद कर रही है उस पहेली को सुलझाने में इशारे और संकेत से। यहाँ पर देखिए तो वो क्या है? स्वतंत्र खोज है या पाड़ है या उद्दीपन है या अनुसरण है? तो जब भी वह इशारों में या फिर किसी भी तरह से बच्चों को मदद करते हैं टीचर, तो उसको हम लोग पाड़ कहते हैं। इसको कहते हैं स्कार्फ फोल्डिंग भी हम लोग जो है इसको कहते हैं। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन जो है कथन और कारण से यहाँ पर है। कथन पहला है, ए में कहता है कि एक बाल केंद्रित कक्षा व्यक्तिवादी होती है और एक कठोर संरचित पाठ्यक्रम का अनुसरण करती है। तो ये पूरी तरह से गलत हो गया, क्योंकि कठोर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर जो है पाठ्यक्रम जो है वह कठोर अनुसरण नहीं होना चाहिए। अब हम लोग इसका कारण देखते हैं कि बच्चा सबसे अच्छा तब सीखता है जब शिक्षक तानाशाह और नियंत्रक होता है। बिल्कुल तानाशाह जैसा जो शब्द है यह नकारात्मक होगा और यहाँ पर जो है इस तरह की बातें जो है बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पर पहला और दूसरा दोनों कथन जो है यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन है कि ए और आर दोनों सही है, बिल्कुल नहीं, दोनों सही नहीं है। ए और आर दोनों सही है, बिल्कुल नहीं। ए सही है लेकिन आर गलत, बिल्कुल दोनों गलत है, तो ये भी नहीं। ए और आर दोनों गलत है, तो यहाँ पर जो है चौथा ऑप्शन पूरी तरह से सही होगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से क्या एक प्रगतिशील की विशेषता है कक्षा के? यहाँ पर जो है कक्षा की एक विशेषता पूछा है। देखिए शिक्षिका पूरी तरह से कक्षा को नियंत्रित करती है। आगे हम लोग देखते हैं बच्चों की भागीदारी न्यूनतम हो, तो बिल्कुल नहीं, बच्चों की भागीदारी जो है ज्यादा रहना चाहिए, न्यूनतम नहीं रहना चाहिए। तो इस हिसाब ये आंसर तो पूरी तरह से गलत है। गतिविधि कार्य करते समय बच्चों को मूल्यांकन किया जाता है। आगे देखते हैं समय सारणी और बैठने की व्यवस्था तय हो, बिल्कुल नहीं, तय नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर देखिए शिक्षिका पूरी तरह से कक्षा को नियंत्रित करती है, ये भी नहीं होना चाहिए। और जो है भागीदारी न्यूनतम हो, ये भी नहीं होना चाहिए, बल्कि नियंत्रण पूरी तरह से नहीं करे, उसमें बच्चे पूरी तरह से शामिल होना चाहिए। तो इस हिसाब से ये गलत है, ये गलत है और तीसरा भी जो चौथा भी जो गलत है। तो सही कौन हो जाएगा? हर गतिविधि कार्य में जो है क्या होगा, बच्चे को जो है गतिविधि कार्य दे करके जो है उनका मूल्यांकन किया जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 पूरी तरह से सही होगा। अगला सवाल है, अमृत जो है एक बच्चा है, अमृत तर्क देता है कि हम कानूनों को बदल सकते हैं यदि वे समाज की जरूरतों को पूरा नहीं करता है, लेकिन यह आपसी सहमति और लोकतंत्र प्रक्रिया के माध्यम से किया जाना चाहिए। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार अमृत नैतिक तर्क की किस अवस्था में आता है? तो आपको बताना है सामाजिक व्यवस्था अभिन्यास है या फिर सामाजिक अनुबंध अभिन्यास है या फिर सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत है या फिर अच्छा लड़का
लड़का, अच्छी लड़की, अभिविन्यास है। तो आपको बता दें कि इस तरह से जो अमृत जो तर्क दे रहा है वो जाहिर सी बात है कि उसके अंदर में तार्किक जो प्रक्रिया है, जो विकास है, ग्रोथ है, वो पूरी तरह से हो चुका है। तो उसे हम लोग सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास में रखेंगे। तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर 2 जो है पूरी तरह से यह सही हो जाएगा। हावर्ड गार्डनर के सिद्धांत में डैश वृद्धि के व्यक्तियों में अपनी पहचान, मानव अस्तित्व और जीवन के अर्थ के बारे में संवेदनशील होती है। यानी खुद के बारे में जानने की जो इच्छा होती है वह हावर्ड गार्डनर के हिसाब से कौन सा सही है। तो क्या कहते हैं, तो देखिए आपको मैं बता दूं, यहाँ पर आप दो बातें याद रखिए कि यहाँ पर दो तरह के व्यक्ति होते हैं। एक व्यक्ति वो होता है हावर्ड गार्डनर के अनुसार जो खुद के बारे में जानने की इच्छा जो है काफ़ी रहती है और वह अपने बारे में जानने के लिए काफ़ी रिसर्च करता है और अपने आप को समझने में जो है वह उसका जो है काफ़ी इंटरेस्ट पैदा होता है। और एक व्यक्ति ऐसे होते हैं जो दूसरों के ऊपर रिसर्च करता है और दूसरे व्यक्तियों के बारे में जानना, दूसरे समाजों के बारे में जानने का जो है उसके अंदर डेवलपमेंट उस तरह से होता है। 8 तरह का जो हावर्ड गार्डनर ने बताया है वृद्धि और माइंड का जो विकास 8 तरह का बताया, उसमें से यह 2 है। तो यहाँ पर देखिए, एक है अंतर्वैयक्तिक और एक है अंतर्वैयक्तिक, एक है अंतर्वैयक्तिक और एक है दूसरा जो है अंतर्वैयक्तिक है। तो यहाँ पर देखिए ऐसे व्यक्ति जो दूसरों के बारे में, दूसरे समाज के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहता है, उस पर रिसर्च करता है, उसे हम लोग कहते हैं अंतर्वैयक्तिक। और अगर जो खुद के बारे में रिसर्च करता है और खुद को जानने की कोशिश करता है उसको हम लोग कहते हैं अंतर्वैयक्तिक। तो इस हिसाब से जो है यहाँ पर जो है अपनी पहचान की बात कर रहा है, तो उस हिसाब से यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, गिफ्ट के तौर पर कार मिलने पर एक 5 साल की बच्ची बोली, यह मेरे लिए नहीं है, लड़कियां कारों से नहीं खेलती हैं। तो यह वाक्य क्या दर्शाता है। तो यहाँ पर देखिए यह वाक्य जो लड़कों और लड़कियों में काफी फर्क बतलाता है कि यह काम लड़कों के लिए नहीं है, यह काम लड़कियों के लिए है, और यह काम लड़कियों के लिए है, लड़कों के लिए नहीं है। उस तरह की जो भी बातें होती हैं उसको हम लोग जेंडर रूढ़िवादिता कहते हैं। उस हिसाब से ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, कक्षा में संस्कृति व भाषाई भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए कौन सी नीति प्रभावी होगी। 4 ऑप्शन है, मानकीकृत व कठोर पाठ्यचर्या। देखिए जहां पर कठोर और मानकीकृत हो वो हमेशा कट जाएगा, इसी तरह से ये नेगेटिव हो जाएगा। प्रत्यक्ष निर्देश यानी कि डायरेक्ट जो है ऑर्डर देने का जो है तरीका, ये भी गलत हो गया। कक्षा में जो है प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन की भावना पैदा करना, ये भी गलत हो जाएगा। तो विभिन्नताओं को अभाव के रूप में ना देखना। तो जी हाँ, अगर किसी में जो है भिन्नताएं हैं अलग अलग बच्चों में, तो उसको विभिन्नताओं के में जो है किसी को कम और किसी को ज्यादा समझना, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। तो उस हिसाब से जो है यह जो है बिल्कुल सही बात कर रहा है। तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि मूल्यांकन जो है वह कैसा होना चाहिए। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है। शैक्षणिक वर्ष में एक बार ली जाने वाली औपचारिक परीक्षाओं के माध्यम से किया जाना चाहिए। तो देखिए वर्ष में 1 बार ले, 2 बार ले, ऐसा नहीं होना चाहिए। सीखने के दौरान ही उसको मूल्यांकन होना चाहिए, बल्कि वर्ष में 1 बार, 6 महीना में 1 बार, 3 महीना में 1 बार, इस तरह से डेट को फिक्स करना बिल्कुल ही नेगेटिव है और ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यह शिक्षा नीति नहीं कहती है, तो ये पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। एक निश्चित अवधि में बच्चे की प्रगति का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण है, तो इसको भी रहने देते हैं। आगे देखते हैं, सभी शैक्षणिक गतिविधियों का केंद्र होना चाहिए, तो इसको भी रहते हैं। देखते हैं, योग्यता के क्रम में बच्चों को रैंक देना भी बिल्कुल यहाँ पर गलत है। तो यहाँ पर देखिए शैक्षणिक गतिविधियों का केंद्र होना, देखिए शैक्षणिक नहीं होना चाहिए बल्कि बाल केंद्रित होना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहता है कि कक्षा कैसा होना चाहिए, बाल केंद्रित होना चाहिए, तो ये भी नहीं हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा कि एक निश्चित अवधि में बच्चों की प्रगति का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण है, तो ये जो है सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16, समावेशी शिक्षा के लिए क्या आवश्यक है। तो समावेशी शिक्षा में क्या होता है हम लोग देखते हैं क्या आवश्यक है। यहाँ पे विद्यार्थियों में क्षमता आधारित कठोर समूह, कठोर नहीं, बिल्कुल ये गलत हो गया। देखिए सीटेट का पेडागोजी जो है खास करके आपको अगर वर्ड पे पकड़ हो गया तो आप वहाँ हर क्वेश्चन को सही बना करके आएंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो है वह वर्ड से ही ऑप्शन जो है छट जाते हैं। तो यहाँ पे कठोर समूह छट गया। व्यक्तिगत मतभेद का ध्यान और सम्मान होना चाहिए। देखिए
ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन जो है यहाँ पे पॉजिटिव बता रहा है। विशेष विद्यार्थियों के लिए केवल व्यावसायिक शिक्षा, केवल जो शब्द आ गया ये निगेटिव में आ गया, तो इस हिसाब से ये गलत हो गया। वो विद्यार्थी जिन्हें दिव्यांगता है उनके बारे में रूढ़िवाद बनाना, बिल्कुल नहीं, रूढ़िवाद नहीं हम लोग बना सकते हैं, तो इस हिसाब से जो है यह गलत हो जाएगा। दूसरा है व्यक्तिगत मतभेदों का ध्यान और आसान और सम्मान करना, बिल्कुल आप हर तरह की बच्चों के जो है भिन्नताओं को सम्मान कीजिए, तो ऑप्शन नंबर जो है 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार पठन जो है वैकल की पहचान है। देखिए पठन वैकल जो है वो उसको हम लोग डिस्लेक्सिया कहते हैं, और डिस्लेक्सिया में क्या होता है कि कोई भी बच्चा जैसे कि बी ऐसे लिखाता है तो वह जो है ऐसे लिख लेगा, क्यों? क्योंकि उसको ऐसा ही दिखता है पढ़ने में, और पढ़ने लिखने में उसको काफ़ी दिक्कत होता है। जैसे मान लिया कि वह 21 है लिखा हुआ, तो वह जो है ना उसको 12 लिख देगा, तो इस तरह को हम लोग डिस्लेक्सिया कहते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं ऑप्शन में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला ऑप्शन है कि बी को डी के रूप में लिखना और 21 को 12 के रूप में लिखना, तो जो है ये इसी तरह का होता है, उसको जो है उल्टा लिख देता है बच्चा, उसको हम लोग डिस्लेक्सिया कहते हैं। तो इस हिसाब से जो है ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, वो विद्यार्थी जिन्हें ऑटिज्म स्वालीनता है उनकी पहचान उनके सामने आने वाली किस क्षेत्र की चुनौती से की जा सकती है। देखिए असल बात यहाँ पर जो कह रहा है वह ऑटिज्म यानी कि स्वालीनता के बारे में बात कर रहा है कि उसकी पहचान उसके सामने आने वाली किस क्षेत्र की चुनौती से की जा सकती है। तो यहाँ पर जो है चुनौती दिया हुआ है, अभिव्यंजन और ग्रहणशील संचार में चुनौती। जी हाँ बिल्कुल ये सही हो सकता है, पूरी तरह से ये सही है। हम लोग आगे भी ऑप्शन देख सकते हैं, क्योंकि अभिव्यंजन और ग्रहणशील संचार में उसको काफी चुनौती होती है, किस्म को जिसको स्वालीनता हो जाता है, ऑटिज्म की समस्या होती है। तो इस हिसाब से ये सही है। आगे भी और देख लेते हैं। एक निश्चित दिनचर्या का पालन करने में समस्या होती है, बिल्कुल नहीं। सूचना को याद करने में समस्या, ऐसी बात नहीं है। स्थूल गतियात्मक कौशल यानी ग्रोस मोटर स्किल में कौशल में चुनौती होती है, ये भी नहीं है, बल्कि वह किसी भी चीज को ग्रहण करने समझने में जो है उसको काफी दिक्कत होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19, वो विद्यार्थी जिन्हें दिव्यांगता है उनके लिए सफल समावेशन के लिए क्या आवश्यक है। जो दिव्यांगता है उनके लिए जो क्या आवश्यकता है सफल समावेशन के लिए। यहाँ पर पहला ऑप्शन है सुलभ अवसंरचना या फिर इमारतें। देखिए सुलभ इमारतें, सुलभ अवसंरचना होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दिव्यांगता है तो वह चल कैसे सकेगा। उसको कक्षा में जाने के लिए जो है अगर ऊपरी 4 तल्ला 5 तल्ला पे हम लोग अगर क्लास रख देंगे तो वह नहीं जा सकता है, काफ़ी दिक्कत होगा। तो यहाँ पर इमारतें हो वो कैसा हो, बिल्कुल सुलभ हो। तो इस हिसाब से ये सही है। आगे देखते हैं। विद्यार्थियों का आ लगाव, बिल्कुल नहीं। आ लगाव, कोई विकलांगता है तो उसके से जो टीचर है और जो उसका जो साथी संगत है उससे लगाव ही नहीं रखे तो ये वो कैसे फिर सीख पाएगा। उस हिसाब से जो है ये आंसर गलत है। तीसरा, शिक्षकों का पक्षपात पूर्ण रवैया। देखिए चाहे समावेशी शिक्षा में क्या होता है कि चाहे वहाँ पे किसी भी तरह का स्टूडेंट आ जाए, हर तरह का स्टूडेंट देखने को मिलेगा, सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना है, न कि पक्षपात करना है। तो ये ऑप्शन जो है निगेटिव है, पूरी तरह से गलत है। साथियों के बीच सहानुभूति और दया करना, तो ये ऑप्शन सही है। साथियों के साथ जो है सहानुभूति करना और दया करना। तो देखिए दया हुआ करने में थोड़ी सी इसमें क्या दिक्कत आ रही है कि दया की भावना से उसको देखना। अगर हम उसको दया की भावना से देखेंगे तो वो अपने आप को जो है समझेगा कि हमारे अंदर बहुत बड़ी कमी है, क्योंकि लोग हमें दया कर रहे हैं। उस हिसाब से जो है ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे जो सबसे सटीक आंसर है वो होगा सुलभ इमारतें। समझे? तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास विविध अधिगम यानी कि डाइवर्स लर्निंग प्राथमिकता वाले विद्यार्थियों को शामिल करने में सहायक होगा। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों को पहचानना है कि 4 ऑप्शन में से कौन डाइवर्स लर्निंग का एक एग्जाम्पल है। तो देखिए यहाँ पे कार्य की प्रासंगिकता, मूल्य और प्रामाणिकता को कम करना, आप आसपास के खतरों और विकर्षणों को कम करना, उपकरणों और सहायक तकनीकों तक पहुंच कम करना और विद्यार्थियों की व्यक्तिगत पसंद और स्वच्छता को प्रतिबंध करना। तो यहाँ पर देखिए जो तीसरा ऑप्शन है कि
तकनीकों तक पहुंच कम करना, तो ये तो ऐसे ही कम गया, बल्कि हम लोग नए नए तकनीकों टेक्नोलॉजी से जोड़ना है, न कि कम करना है। विद्यार्थियों की व्यक्तिगत पसंद और स्वायत्तता को प्रतिबंध लगाना यानी रोक लगा देना, तो ये भी नहीं है। आसपास के खतरों और विकर्षणों को कम करना, ये पॉजिटिव वर्ड है, क्योंकि जो भी खतरे हैं आसपास स्टूडेंट के लिए, सीखने के लिए या पर्यावरण के लिए जो है उसको कम करना बहुत जरूरी है, तो ये बिल्कुल सही है। कार्य की प्रासंगिकता, मूल्य और प्रामाणिकता को कम करना, तो कम करना नहीं बल्कि बढ़ाना, तो इस हिसाब से जो है ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है, आंसर इसका होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, किस सिद्धांत पर आधारित कक्षा कक्ष में विद्यार्थी स्वयं पहल करके व चर्चा में सक्रिय भागीदारी करके सीखते हैं? यहाँ पर 4 ऑप्शन है, व्यवहारवादी में, अनुकरण में, या सामाजिक संरचना में, या प्रतिपादन शिक्षण में। देखिए, स्वयं करके सीखना वो सबसे बेहतरीन हो जाएगा सामाजिक संरचनावादी में, जहाँ पर सोशलाइजेशन होता है, बच्चे वहाँ पर खुद से सीखते हैं, देख करके, बड़ों को साथ में देख करके, अपने परिवार वालों को साथ में देख करके, अपने टीचरों को देख करके, तो यहाँ पर सामाजिक संरचनावादी जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन जो है अनुकरण करके यानी कि याद करके, व्यवहारवादी करके, ये जो है नेगेटिव वर्ड है, ये आंसर नहीं होगा। प्रतिपादन करके शिक्षण करना, तो ये नहीं, बल्कि सामाजिक संरचनावादी माहौल में जो है बच्चा करके सीखता है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, सार्थक अधिगम किसे कहते हैं? पहला ऑप्शन, मुख्य रूप से ज्ञान को ज्यों का त्यों उत्पन्न कर देना। ज्यों का त्यों आप उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, जो लिखा हुआ बस पढ़ करके सुना दिए, ऐसा आप नहीं कर सकते, उस हिसाब से ये गलत हो गया। तब होता है जब विषय वस्तु को गैर संदर्भित नहीं बल्कि संदर्भित होना चाहिए। तब होता है जब सक्रिय रूप से विद्यार्थियों के अधिगम को नियंत्रित करता है। ये थोड़ी सही है, लेकिन आगे भी देखते हैं। समालोचनात्मक सोच और समस्या समाधान की प्रक्रिया शामिल है। जी हाँ, यहाँ पर समालोचनात्मक सोच और समस्या का समाधान की प्रक्रिया बच्चे खुद करें, समस्याओं का हल बच्चे खुद ढूंढें और उन्हें समस्याओं का हल ढूंढने में मदद करें, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है सबसे बेहतरीन है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है यहाँ पर सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 23 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 2020 में निम्नलिखित में से किसकी वकालत नहीं की गई है? तो देखिए, संरचनात्मक समझ पर जोर देना, इसकी वकालत की गई है, तो ये पॉजिटिव वर्ड है। हम लोगों को ढूंढना है नेगेटिव इसमें। योगात्मक मूल्यांकन, इस पे जोर नहीं देता है योगात्मक पर, तो ये गलत हो गया। पाठ्यक्रम में वृद्धि, बिल्कुल नहीं। प्रौद्योगिकी के उपयोग में कमी करना, बिल्कुल नहीं, बल्कि और टेक्नोलॉजी को बढ़ाना, प्रौद्योगिकी को बढ़ाना, तो यहाँ पर हमको निगेटिव वर्ड ढूंढना है, यानी कि नहीं, तो सिर्फ एक ही पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव वर्ड है, हम लोगों को नेगेटिव यहाँ पर ढूंढना है, तो उस हिसाब से 2, 3, 4 सही हो जाएगा। तो देखिए, जो 2, 3, 4 है वो ऑप्शन नंबर जो है चौथा में है, तो चौथा ऑप्शन यहाँ पर जो है पूरी तरह से सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म प्रतिक्रिया और लक्ष्य अभिविन्यास यानी गोल ओरिएंटेशन का सही मिलाप है? यहाँ पर सही मिलाप आपको करना है, तो यहाँ पर देखिए, किसी विशेष रुचि के क्षेत्र में क्षमता में सुधार के लिए कार्यपत्रक करना, इसको दृष्टिकोण उन्मुख प्रदर्शन लक्ष्य कहते हैं। आगे देख लेते हैं। नगद पुरस्कार जीतने के लिए परीक्षा की तैयारी करना, इसको परिहार उन्मुख प्रदर्शन कहते हैं। अगला है, कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए किसी विषय की अतिरिक्त कक्षाएं लेना, परिहार उन्मुख निपुणता कहते हैं। दूसरों से पिछड़ा प्रदर्शन न करने के लिए कड़ी मेहनत करना, प्रदर्शन की दिशा में उन्मुख कहते हैं। तो यहाँ पर जो है सही आंसर 1 हो जाएगा। किसी विशेष रुचि के क्षेत्र में क्षमता में सुधार के लिए कार्यपत्रक करना, वो कहलाता है दृष्टिकोण उन्मुख प्रदर्शन। तो ये जो है ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विद्यार्थियों के अधिगम को सुसाध्य करने के लिए शिक्षिका को निम्नलिखित में से किस पर ध्यान देना चाहिए? पहला, परीक्षाओं के प्रति भय पैदा करना। भय पैदा करना बिल्कुल गलत बात है। रट कर याद करना बिल्कुल गलत बात है। निष्क्रिय सुनने को बढ़ावा देना गलत बात है। बच्चों को पूर्व ज्ञान से संबंध जोड़ना बिल्कुल सही है। उसके पूर्व ज्ञान से जोड़िए ताकि बच्चे जो है खुद से एनालिसिस कर सके। तो ये ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थी द्वारा निर्मित भ्रांतियों से निपटने के लिए एक रचनात्मक दृष्टिकोण है? तो यहाँ पे देखिए, रटने और याद रखने के लिए बहुत समय देना,
देखिए यहाँ पर छूट गया है, रटने और याद करने के लिए बहुत समय देना। देखिए रटना और याद करना ही नेगेटिव है, तो ये तो होगा नहीं। ऐसी परिस्थितियां बनाना जहाँ गलत धारणाएं व्यक्त करना प्रतिबंध हो। देखिए प्रतिबंध आप लगा ही नहीं सकते हैं, चाहे बच्चे गलत जवाब दे, सही सोचे, गलत सोचे, आप नहीं लगा सकते। तो उस हिसाब से जो है दृष्टिकोण से ये बिल्कुल गलत है। भ्रांतियों के प्रत्युत्तर हेतु प्रयोग और अवलोकन के अवसर देना, बिल्कुल ये सही बात है। भ्रांतियों के प्रत्युत्तर के लिए प्रयोग और अवलोकन के अवसर देना बिल्कुल सही है। लेकिन हम लोग चौथा ऑप्शन भी देख लेते हैं, विद्यार्थियों की पूर्व मान्यताओं और वैकल्पिक अवधारणाओं को अनदेखा करना। हम उसके पूर्व ज्ञान को, पूर्व मान्यताओं को अनदेखा कर ही नहीं सकते हैं, बल्कि उसके अंदर जो भ्रांतियां हैं उसको दूर करने के लिए, अवलोकन करने के उसे खुद मौका दीजिए। उस हिसाब से ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से क्या विद्यार्थियों के बीच किसी कार्य की संरचनात्मक समझ को सुसाध करने में सहायता होता है? तो प्रतियोगिता बिल्कुल भी नहीं। प्रतियोगिता, कंपटीशन, इस तरह की मामला जो है बिल्कुल नेगेटिव वर्ड है। चर्चा और संवाद पॉजिटिव वर्ड है, ये हो सकता है। वेधन और अभ्यास और दंड, देखिए यहाँ पर जो है दंड जो है नेगेटिव वर्ड है। वेधन और अभ्यास, अभ्यास भी ज्यादा नहीं करना है। यहाँ पर जो है चर्चा जो है सबसे बेहतरीन वर्ड है। चर्चा और संवाद करना, जब बच्चे चर्चा करते हैं किसी टॉपिक पे या फिर उसके ऊपर डिबेट करते हैं, बहस करते हैं, तो वह ज्यादा सीखते हैं। इस हिसाब से जो है ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 28, प्रभावी अधिगम के लिए एक शिक्षिका को विद्यार्थियों में डैश को सक्रिय करना चाहिए। क्या करना चाहिए बच्चों में? एक्टिव। देखिए यहाँ पे क्षमता को स्थायी मानने की धारणा, बिल्कुल नहीं। आप स्थायी मान ही नहीं सकते हैं, फिक्स नहीं मान सकते हैं उसकी क्षमता को कि ये इतना ही तक सोच सकता है। उसके ऊपर भी सोच सकता है या फिर वह काम उससे ऊपर भी कर सकता है। बस उसको एक पार की जरूरत होती है, स्कार्फ फोल्डिंग की जरूरत होती है। दूसरा ऑप्शन है क्षमता के वृद्धिशील होने की धारणा, तो ये पॉजिटिव वर्ड हो सकता है। प्रतिस्पर्धा की भावना बिल्कुल भी नहीं, हीनता की भावना बिल्कुल भी नहीं, बल्कि क्षमता के वृद्धिशील होने की धारणा को उसके अंदर पैदा करना, यह होगा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही। निम्नलिखित में से कौन सा बाहरी अभिप्रेरणा है? बाहरी अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है, सॉरी नहीं पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए, दंड से बचने के लिए गृह कार्य करना, बिल्कुल ये बाहरी अभिप्रेरणा है कि हम जो है घर का काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम बच जाएं। ज्ञान प्राप्त करने के लिए वाद विवाद समूह में शामिल होना, ये पॉजिटिव वाद है, पॉजिटिव है इसके लिए, तो ये जो है बाहरी नहीं हो सकता है। आगे हम लोग देख सकते हैं, प्रतियोगिता जीतने के लिए शतरंज सीखना, बिल्कुल ये बाहरी है। किसी प्रतियोगिता को जीतने के लिए हमको ये जीतना है इसलिए हम सीख रहे हैं, तो इस तरह की भावना कंपटीशन की भावना हो जाती है, और कंपटीशन की भावना रखना बिल्कुल नेगेटिव है, ऐसा नहीं होना चाहिए। साथियों को प्रभावित करने के लिए, आप किसी को प्रभावित कर ही नहीं सकते हैं। आप कोई भी जो काम कर रहे हैं, बल्कि उसका मकसद होना चाहिए सीखना। बच्चे क्या काम कर रहे हैं उसका मेन मकसद होना चाहिए कि वो उससे कितना सीख रहे हैं, और बाहरी अभिप्रेरणा ना हो। तो बाहरी अभिप्रेरणा इसमें भी हो रहा है, इसमें भी हो रहा है, इसमें भी हो रहा है, केवल इसको छोड़ा करके, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल सही है। तो चलिए चलते हैं इस सेशन के आखिरी क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। देखिए, डैश के इस्तेमाल से विद्यार्थियों की उपलब्धि में डैश होने की संभावना है। यहाँ पर 2 वर्ड आपको चुनना है, 2 फिल इन द ब्लैंक में जो सटीक फुलफिल कर दे। तो यहाँ पे देखिए, प्रासंगिक पाठ्यक्रम कमी, यहाँ प्रासंगिक पाठ्यक्रम के इस्तेमाल से विद्यार्थियों की उपलब्धि में कमी होती है, बिल्कुल नहीं, कमी नहीं होगी। तो ये जो है ऑप्शन जो है गलत है। शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा शास्त्र के इस्तेमाल से विद्यार्थियों की उपलब्धि में कमी होने की संभावना, बिल्कुल। जब शिक्षार्थी केंद्रित होगा बच्चा, तो विद्यार्थियों की उपलब्धि में क्या होगा? कमी। तो ये आंसर हो सकता है, लेकिन हम लोग आगे देखते हैं। सामाजिक सहयोग के इस्तेमाल से विद्यार्थियों की उपलब्धि में वृद्धि होने की संभावना है, बिल्कुल। ये भी यहाँ पर जो है ऑप्शन सही है, और ये भी सही है, 2 मिल गया। चौथा देखते हैं, सामाजिक बहिष्कार के इस्तेमाल से विद्यार्थियों की उपलब्धि में सुधार की संभावना है, बिल्कुल नहीं। जब हम सामाजिक बहिष्कार करेंगे किसी को, तो उसमें सुधार होने की संभावना नहीं है, बल्कि वो और गर्क में चला जाएगा। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन जो है यहाँ पर सही जो है हो सकता है। ऑप्शन नंबर 2 भी सही हो सकता है, और ऑप्शन नंबर 3, लेकिन ऑप्शन नंबर 3 जो है ज्यादा मजबूत है बाकी तीनों ऑप्शन से, इसलिए सीटेट ने भी इसी को सही आंसर माना है। तो दोस्तों, ये थी 8 जनवरी 2022 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीडीबी का, जो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।